ओके हमको आज ये 30 मिनट्स में भी डिलीवर करते हैं एक्चुअली ग्रोसरी वाले। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मुझे भी पता है कि ये 30 मिनट में, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मेरा भी पार्सल आ रहा होगा। अच्छा आपने भी ऑर्डर किया है? जी हाँ बिल्कुल। ओके तब तक आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जब स्कूल जाते थे जी तो इनका स्कूल बैग कुछ अनयूजुअल हुआ करता था। राइट मतलब आपने पूरी तरह से रिसर्च की है। दैट्स फैंटास्टिक। एक्चुअली मुझे खुद याद है कि स्कूल डेज को लेकर, क्योंकि मैं दिल्ली में ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहा था उस टाइम, और इन बिटवीन मैंने देखा कि उस टाइम बड़ा बास्केटबॉल का बड़ा क्रेज़ था, और मुझे भी बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा, और अल्लाह का करम है कि अच्छे खासे नेशनल्स खेले, दिल्ली टीम आपने खेला भी है? जी। तो फाइनली क्या करता था, मैं बुक्स कम और बास्केटबॉल अपनी बैग में डाल देता था, और ये समझ के निकलता था कि नहीं लगेगा शायद पेरेंट्स को कि किताबें भर के लेकर जा रहा है तो पढ़ाई कर रहा है। ओके तो अल्लाह मगफिरत करे मेरे वालिदैन को, उनकी बड़ी चाहत थी, बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं या केस कुछ करूं, बट दो चीज़ें मेरी जहन में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक तो मीडिया और दूसरा स्पोर्ट्स। तो जिन दिनों मुझे याद है, इट वाज 90s आई गेस, हाँ उन दिनों बड़ा बास्केटबॉल का बड़ा क्रेज मूवीज में अक्सर दिखाया, मैं बोलने वाला था। यस और मुझे याद है कि माइकल जॉर्डन मेरे बड़े फेवरेट थे, जो कि शिकागो बुल्स के लिए खेलते थे, जिनका टी शर्ट नंबर मुझे आज भी याद है 23। तो वो 23 में अपनी जर्सी के साथ लिख के वहाँ जाता था। So most of the people जो यहाँ पे इरफान फाजली को जानते हैं या तो गुलिस्तान या मीडिया से लिंक करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स वाला फैक्टर पर्सनली मैं मुझे भी बहुत टाइम से आपको जानता हूँ, बट ये मुझे पहली बार पता चल रहा है एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट दिस शो इज फॉर। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट इज, चलो जब आप इस मीडिया इंडस्ट्री में आए तो आपके साथ यूजुअली किससे हो जाते हैं कि कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, आपके साथ कुछ कैमरा पर्सन का बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट है व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? That's very true. That's very important. मुझे याद है कि एक बारी मैं बड़ी अच्छी पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रहा था, और वो कश्मीर आई हुई थी, और उसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी कह लीजिए आप। तो फाइनली जाके मैंने पूरा सेटअप खड़ा करके प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट 20 to 24 मिनट्स कॉन्वर्सेशन चली, और 24 मिनट के बाद मुझे अपना कैमरामैन हाथ से दिखा रहा है ऐसे। तो मैंने बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं, हम कैमरा की तरफ नहीं देख रहे, एज यूजुअल जनरली मैं रहा। तो फाइनली जाके मैंने क्लोजिंग भी कर दी। तो अब मैं क्लोज करने के बाद मुझसे कहा, भाई क्या है, आप क्या मुझे दिखा रहे थे, आपको तो पता है कि रोल चल रहा था, टेक हो रहा था। तो कहा सर मैं कुछ भूल गया हूँ। मैंने बोला क्या भूल गए? मैं बोला सर कैमरा में कार्ड लगाना भूल गया। मैंने कहा कि 24 मिनट की कॉन्वर्सेशन और एक अच्छी पर्सनालिटी का टाइम लेना अब दोबारा से थोड़ा सा और लगेगा। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। और एक और इंसिडेंट ऐसा है कि एक बारी मैं स्टूडियो से लाइव कर रहा था, तो मैंने अपने कैमरा पर्सन को बोला कि किसी नेक्स्ट सेकंड पर्सनालिटी के पास आउटडोर जाके उसको माइक शेक सेट करके, हेडफोन सेट करके हम उससे ऑडियो लेंगे और वीडियो आप कवर करना। बोला ठीक है। मैंने बोला माइक लगाना भूलना नहीं। तो बोला ठीक है सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या किया था, उसने माइक तो लगाया मगर गेस्ट के कॉलर पे माइक नहीं लगाया, अपने कॉलर पे लगाया। अच्छा। तो ये चीज़ें होगी। जब बाद में हमारे पास फुटेज आई तो हम देख रहे हैं कि ऑडियो कहाँ है। हमने बोला कि आपने क्या किया, माइक नहीं लगाया उनको? हमने कहा सर आपने तो बोला था माइक लगाने के लिए। तो मैंने तो माइक लगा दी थी। बोला किधर लगाई? बोला आपने खुद लगाया। So the next question is, okay, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिंस आपको बहुत टाइम हुआ इस फील्ड में एंड ऑफ कोर्स आपका दिख रहा है वो एक डिफरेंट सी झलक जो दिख रही टीवी पे, व्हाट इज द बेस्ट टिप जो आप देना चाहेंगे टू द अदर ब्रॉडकास्टर्स एज एन एंकर, एज एन डायरेक्टर? वो एक पर्टिकुलर टिप कौन सी होगी? टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं एक मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, और जितना कंट्रीब्यूशन मेरे डैड का है ना, मैं कहूँगा कि एक माइलस्टोन है, क्योंकि 40 इयर्स विद मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नाम, जिसमें उनकी 10-12 किताबें हैं, हुज एंड हुज इंटेलेक्चुअल्स की जो वर्ल्ड की एक किताब आती है जैसे गिनीज रिकॉर्ड्स की, वैसे उसमें उनका प्रोफाइल है जिसकी तकरीबन 1.5 लाख रुपए कीमत है। तो मैंने बहुत कुछ अपने वालिद साहब से सीखा है, और आज के टाइम में भी लोग सईद ज़ीशान फाजिल के नाम को जानते हैं। अल्लाह मगफिरत करे, रिसेंटली वो गुजर गए, तो उसका मुझे अफसोस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत कुछ उनसे सीख रहा था। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो बोलते थे कि जंप नहीं करो, क्योंकि जंप करने का मतलब हो गया है कि हम लोग रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ब्रॉडकास्टिंग में, प्रोडक्शन में, जब तक आपके पास बुर्दबारी नहीं है तब तक आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कैमरा के पीछे जो लोग बैठे हैं वहाँ ये आप समझिए कि वो आपसे काबिल है, आपसे दाना है, और आपसे ज़्यादा समझते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा पर आना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 30 मार खान है। आप ये समझ के काम करें कि सबसे पहले आपका डिक्शन, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप डिस्कस करें पहले उस पर रिसर्च कीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़े गेस्ट के साथ। वहाँ अगर एंकर को फ्लैश आ गया, एक ब्रॉडकास्टर को फ्लैश आ गया, तो वो किल हो जाता है, वो उसके पास वो ठहराव नहीं रहता है।
तो मैं समझता हूँ जंप ना करें। और जब भी आप इस फील्ड में आ रहे हैं, खासतौर पे एंकरिंग के लिए, तो ग्रामर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी लैंग्वेज कमांड, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, मगर जहाँ तक आपका डिक्शन का ताल्लुक है, कैसे वर्ड्स को उठाना है, कैसे स्वैप करना है, कैसे उसके बाद आपको पंच करना है, आपकी रिएक्शन क्या है, कैमरा का एंगल क्या है, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये ज़रूर पहले पता होना चाहिए कि जो कैमरामैन मेरा फेस कवर कर रहा है फ्रेम पे, उस फ्रेम में मैं लग कैसे रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपोजिट साइड में उसको देखेंगे, फिर आपको लगेगा कि शायद मैं कहीं गलत बैठा हूँ। तो ये बड़ी एक आर्टिस्ट की, एंकर की पहचान। आई थिंक ये इतने सारे पॉइंट या बारीकी से नोट्स करना यूजुअली नहीं होता। मैं आपको ये बात बोलने वाला था, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं। जैसे मैंने आपको वॉच किया है, खास तौर पे जब आप नेशनल लुकअप पे शोज कर रहे थे, स्टार्स के साथ शो कर रहे थे, वहां से आपने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया होगा कि प्रोफेशनल टीम क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरीके होते हैं, या तो कंटेंट से रिच बनते हैं Absolutely. या क्रिंज से रिच बनते हैं। एंड मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो मीडिया हाउसेज है वो चाहते हैं कि ओवरनाइट स्टार बने, कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट करे, कुछ इससे इधर उधर बुलवाए, जो अक्सर यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूज़ में रहता है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक मैं हमेशा वो बात करता हूँ कि यू शुड बी रिच बाय द कंटेंट। एब्सोल्युटली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कैसे लगा कि मुझे मीडिया में आना है। एंड देन जब मैं कश्मीर आया तो मैं यहाँ एक शख्स से मिला, नाम लेना चाहूंगा, हुसैन खान। ओह, फिल्म मेकर हुसैन खान साहब यहाँ पर उन दिनों लोकल टेलीविजन चैनल में एडिटिंग कर रहे थे। मैं उनसे मिला, मैंने कहा हुसैन भाई मेरा बैकग्राउंड ये है और मुझे ये चीज़ यहाँ करनी थी। उन्होंने कहा यार कश्मीर मजन ये चीज़ क्या करक माइक नेरा क्या करक प्रोग्राम। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट स्पॉट ऑफ टाइम देयर वाज शुजा, जो हेडलाइंस टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, यहाँ आजकल काम कर रहे थे। शुजा और मैं और एक लड़का जुबैर कैमरामैन एंड दिस हुसैन खान, ये 4 लोग, हम लोगों ने यहाँ पे 1999 में सिटी चैनल एक लॉन्च कर दिया, जो कि सेन का एक नेटवर्क था। और मैं प्रोग्राम करने निकला रोड पे, मैं प्रोग्राम करने लगला टीवी पे। क्या जी, हजारों गलतियां। मुझे स्टिल याद है जब मैंने पहला टेक मारा है, मुझे 35 रीटेक हुए हैं। और जिस दिन वो प्रोग्राम ऑन ईयर शाम को हुआ, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा तूने मेरी नाक कटा दी, तुम्हें किसने कहा टेलीविजन में आने के लिए? ये मेरा शौक था आने का। और उस दिन मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, इन्होंने मेरी हौसला अफजाई नहीं की, तो मैंने पहले ही कोशिश की थी, बोलना चाहिए था थोड़ा बहुत। उन्होंने मुझे उसी दिन एक बात बोली है, मैं जिस दिन तुम्हें बोलूंगा कि अब आप ठीक कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा होगा। और राजा आदम, आप यकीन करेंगे, वो मुझे 15 साल के बाद मुझे वो अल्फाज मिले हैं अपने वालिद साहब से, जब मैंने 15 साल गुजार दिए थे आखिरकार मीडिया में, कि दबुन वन चुक से ठीक करें। बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक बात होता है कि दे वांट टू सी द बेस्ट इन देयर चाइल्ड। वो आपके साथ कंप्रोमाइज तो करेंगे नहीं, डेफिनेटली। और ओके, आपसे मुझे एक बात याद आई, जब आपने बोला कि हमने हज़ारों गलतियां की। आई थिंक जब हमने एडम जबल की स्टार्ट की थी, इट वाज 2014, पहली बार हमने एक, आई थिंक बिलाल साहब हमारे डायरेक्टर साहब ने एक शूट भी किए, 4-5 एपिसोड हमने शूट किए होंगे। बट अभी तक वो कभी एयर हुए नहीं, क्योंकि हमने वो शूट किए, क्योंकि मैं इमेच्योर था, मैं मुंबई नहीं गया था, कुछ भी नहीं था मैं, बट मेरा भी शो था कि नहीं, हम करेंगे। एंड हमने 4 एपिसोड्स किए भी। 4 एपिसोड्स करने के बाद जब वो एडिट पे बाहर बन के आए, तो मैं खुद नहीं देख पा रहा था कि ये क्या बनाया हमने। और वो भी मेरे पास है, हमने कभी वो टेलीकास्ट नहीं किए। एंड बैक देन आई थिंक हमने 18 में फिर स्टार्ट किया, जब वापस आए वहाँ से। बट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये होता है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बात यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहूँगा, मैं तारीफ करना चाहूँगा जो भी दिल से आपकी टीम को लेकर। यू नो वाई, उसकी क्या वजह है? आप लोगों ने एक क्रिएशन खड़ी की है। देखिए, जहाँ पर आपने सेटअप लगाया है, जिस सिचुएशन पे आप उसको शूट कर रहे हैं अपनी यंग टीम के साथ, ये काबिल तारीफ है। वेरी क्रिएटिव, यानी एक छोटे से जगह को इन्वॉल्व करना, उसके बाद कश्मीरी कल्चर, बाकी चीज़ें इन्वॉल्व करना, और उसके बाद ऐसा कुछ करना। मैं कहूँगा कि सरकारी सतह पर ये चीज़ें नहीं हो रही। Exactly, जो हमेशा अक्सर बात करते हैं, प्राइवेट सतह पे जो है आप लोग अगर कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप अपना इनिशिएटिव है, या आपका एक ग्राउंड इनिशिएटिव है, इसके लिए सराहना चाहिए। इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को आना चाहिए जो कुर्सियों पे बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं कहूँगा कल्चर एकेडमी एंड आर्ट्स इतना बड़ा इदारा है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल आंसर्स। हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट सेक्शन। हमारे जैसा कि नाज़रीन को हम बताते चलें कि आखिरकार हम इस शो में पहुंच ही गए, जहाँ की हमको बहुत बंदिशों से रोका गया, हमको हर जगह से टोका गया, लेकिन हम कहीं से भी रुकते नहीं हैं। जहाँ से हमें थोड़ी सी भी जगह मिले हम घुस जाते हैं। तो नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना
साजिश मसाले वाला अपनी बंजर न्यूज़ के साथ, और मेरा कैमरामैन उमर भी आप लोगों के साथ। अभी तो हम आदम के शो में आए हैं, यहाँ पर एडम्स एप्पल में आए हैं, जहाँ पे हमें पता चला कि कश्मीर के हमारे मारूफ तरीन जो है जर्नलिस्ट, जिन्होंने जर्नलिज्म का एक ट्रेंड सेट किया है, वो यहाँ पे आए हैं। तो हम आज इनके साथ यहाँ पे बात करेंगे, और जैसा कि आपको पता है हमारी तो आदत है सच का साथ देना, और वो हमेशा हम देते रहेंगे। तो हमारी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। भंजर न्यूज़ क्या न्यूज़ क्या है? भंजर क्या है? मतलब इनके गुलिस्तानों से आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं? हाँ, तो हमारे बंजर आपकी आंखों में खटकते हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं हमारे बंजर इनकी आंखों में खटक रहे हैं, हमेशा खटक रहे हैं। इनको नहीं पता कि हम कितना सोशल काम करते हैं। आप जैसे लोग ही हैं। नहीं, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा यहाँ पर। आपने मन में बात की, मैंने सुनी, आपने बात की मन में। मैं नाजरीन को बताता, ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो ये माजरा है वो आज और भी ज़्यादा पीछे जा रहा है। सॉरी, माशरा बोलते, माशरा अच्छा सा ना, माशरा बेन नाइसर है जी, ठीक है हो ना, नाइसर नाइसर। तो हमारा जो है माशरा है वो बिगड़ रहा है इसकी वजह से। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो जैसे कि हमने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक सड़क में कितने गड्ढे हो गए हैं, एक औरत गड्ढे में गिर गई। बड़ी मशक्कत से मैंने और मेरे कैमरामैन ने उसका वीडियो उठाया है। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो हम नाजरीन बात करेंगे अब अपने इरफान फाजिल साहब के साथ, तो हम इनसे जानेंगे इनके क्या ख्यालात है इस पर। तो फाजिल साहब अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में जर्नलिज्म का जो ट्रेंड है वो आपने सेट किया है। तो आप हमें बताइए आपने कैसे शुरू किया ये, जब आप जर्नलिज्म में आए? मतलब खुद तुम सब्सक्राइबर कमा लोगे, हमको कमाने नहीं दोगे? हाँ भाई, मेरा शो है, कहाँ से आए हो? तो नाजरीन ये देख सकते हैं आपको, इनको हमसे हमेशा सच्चाई में बंदा टोक रहा है, हमको बार बार सच्चाई सामने लाने से। तो बताइए। सबसे पहले मैं आपकी दाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी जोश है आप में, और मुझे अपना वो वक्त भी याद आ रहा है कि जब इस तरह की हरकतें मैं भी करता था। और मुझे याद आ रहा है कि स्पेशली जब किसी जगह पर हमें जगह नहीं मिलती थी, हम कैसे घुस जाते थे, हम किस तरीके से वहाँ घुस जाते थे, और हम अपना एक वहाँ सेट कर लेते थे सारी चीज़ें। इसके लिए आपकी हौसला अफजाई थोड़ा यार क्या सारन आस्ती करो नचुता काम था वही करूँ आस्ती। हम बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। नाजरीन आप देख सकते हैं इस आदमी को हमारी सच्चाई से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। हम ये लोग काम करते हैं, ये लोग, इनका काम है सच्चाई को सामने लाना। सच्चाई की जड़ तक जो कोई पहुंचता है वो हम पहुंचते हैं, और वो हम कैसे पहुंचते हैं वो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि नाजरीन आप जैसे देख सकते हैं कि बार बार हमारी सच्चाई पे अगर कोई रोक लगा रहा है तो वो ये लोग लगा रहे हैं, और बार बार ये जो है हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको नहीं पता है हमने कितने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जब भी कहीं पे कोई गरीब होता है उसके लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं अपने अकाउंट में, फिर जाके उसके घर में उसको वो पैसा देते हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि जब भी हम कश्मीर में देखते हैं कहीं पे कोई वायरल मसला हो गया, कोई वायरल वीडियो हो गया, किसी की टांग टूट गई, हाथ टूट गया, हम बहुत क्लोजअप शॉट लेके उनका वीडियो बनाते हैं, और फिर लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं कि इनका वीडियो वायरल मत करो, और लास्ट में अपने नाजरीन से भी गुजारिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हमारे वीडियो का आप शेयर कीजिए। तो ऐसे हम रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों का साथ देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कश्मीर में कभी भी किसी भी मसाइल पे कभी आज तक कोई बात नहीं हुई। जैसे कि गड्ढे, जो मैं अभी बात कर रहा था कि एक औरत गड्ढे में गिर गई, यही गड्ढे खोदते जा रहे हैं कश्मीर में, और कोई आज तक बात नहीं उठाया। जबकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि उस टाइम से एक गड्ढा खोदा गया, फिर उसमें पानी जमा हो गया, और आज उसी गड्ढे की वजह से पूरे कश्मीर में हर साल सैलाब आता है, सैलाब का खतरा रहता है। आपको पता नहीं होगा वो जो जिसको जहलम कहते हैं। अच्छा, वो तो दादाजी कहते थे मेरे, क्यों मतलब तम साथ तो तुझने आवाज ही दबा बनो तो उर्दू खनान 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 तब आप जमत आज बनो जहलम। मुझे एक बात बोलो, जो आप ये फेसबुक पर प्रोग्राम करते हो, आप लोगों की परमिशन है? अगर ये लोग काम करते हैं परमिशन के साथ करते हैं। देखिए जी, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के लिए कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। हमारे पास वो चीज़ है, हम वो करते हैं। ये लोग अगर सच को सामने लाते हैं, इन लोगों को सच को सामने लाने का हक है, लेकिन अगर हम उसी सच का थोड़ा मसाला बना के पैसे कमाते हैं तो आपकी थाली में से कौन सा बात कम हो जाता है? कैमरा मैन फोन लेके उठा देते हो, करो धरबदर ना, ये बेचारा जो है, ये बेचारा, इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ग्रेजुएशन करके घर में बैठा था। मैंने बोला मैंने नया ओप्पो फ़ोन खरीदा है, जाके मेरे साथ मेरा वीडियो बनाओ। आज देखो मेरे साथ काम कर रहा है। ये क्या बोलते हैं आप? तुम बंगले बनाए बताइए, तुम गाड़ियाँ नहीं बताई लोगों के साथ। हमने कुछ नहीं किया, हमने हमेशा लोगों की मदद की है। अच्छा। हमने लोगों की मदद की है, फिर जो है उन्होंने प्यार से हमें कुछ कमीशन है तो
अच्छा फिर अगर प्यार से उन्होंने हमें कभी दुआएं दी हैं तो वो दुआएं हमने ली हैं, हमने और बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा कुछ किया नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा रिसेंटली कश्मीर में सैलाब आया था, है ना, कश्मीर में सैलाब आया था रिसेंटली, जबकि पिछली बार फिर से वो जमा हो गया था, कुछ कॉलोनी में पानी जमा हो गया था। मैंने और मेरी टीम ने हमने बोट लेके हम गए, हम इलाकों में गए और खिड़की पे जो लोग थे हमने उनके क्लोजअप शॉट्स लिए खुद, और लोगों तो के बात पहुंचाई कि देखिए सैलाब कहाँ तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारी औरतें ऐसी थी, हमने देखे किन किन दर्दों से लोग गुजर रहे हैं। कुछ औरतें थी जो पानी में से चल रही थी, उनका खुद हमने अपने हाथों से उनका वीडियो लिया है। जगह नहीं थी ना उसमें। तो मैं इरफान साहब से और एक बात करना चाहूँगा, इरफान साहब से और एक बात करना चाहूँगा कि ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ ना, ऐड आप सच को रोक नहीं सकते। तो जैसा कि मैं इरफान साहब से बात एक करना चाहूँगा और कि इरफान साहब आप कौन सा ऐसा साल था जब आपको रिकॉग्निशन मिली और आप हिट हो गए, मतलब ऐसा कब वो वक्त आया? बहुत खतरनाक सवाल पूछा आपने, बड़ा टफ है मेरे लिए हर एक साल चैलेंजिंग है, और हर एक साल को लेकर मैं कहूँगा कि मेरे में हमेशा पैशन रहता है कि अगर 2001 अच्छा हुआ 2002 और अच्छा होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इरफान साहब को 4 साल लगे पूरी तरह से फेम हासिल करने में, और जहाँ तक बात रही हमारी, आपको तो पता ही है मैंने 6 महीने पहले मोबाइल ख़रीदा, और उसके बाद जब मैंने अपने ही गांव में एक आदमी को कुएं में जाते हुए देखा तो 2 घंटे उसका वीडियो बनाया, और उसका वीडियो बनाने के बाद जब वो कुएं से वापस निकला उसको मदद मिली तो उसने मुझे बहुत पीटा, बोला धक्का क्यों दिया। तो नाजरीन जैसा कि बता सकते हैं आपको कि आज बहुत आसान हो गया है, आप कहीं से भी आपको फेम मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से हम मेहनत करते हैं आप भी वैसे ही मेहनत कीजिए, आप वैसे ही मेहनत कीजिए। जैसे मेरा बेचारा कैमरामैन जो है ग्रेजुएशन करके घर में बैठा हुआ था, करियर कंसल्टेंसी मैक्स भी अवेलेबल है, इसको एडमिशन कराओ कहीं पे, बेचारा कैरी सिलगेट 2005 था वो थोथा याद गज हुआ है और गज सोए था ना इनसे याद 5 के और गज पत बनाओ तुम तो करो प्रमोशन। हाँ, तो जहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी कि हम जो है हम प्रमोशंस भी करते हैं, हर एक चीज़ का प्रमोशन करते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का प्रमोशन करते हैं, रेस्टोरेंट्स का प्रमोशन करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का प्रमोशन करते हैं, उसके बाद वहीं के बाहर रिपोर्टिंग करते हैं कि देखिए यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, दरबदरी करते हैं, उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। फिर जब उस पर बात वो वायरल हो जाती है फिर हम इस बात पर आ जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स ड्रग्स में लग गए हैं, तो उस पर हम आवाज़ उठाते। फिर जब वो स्टूडेंट्स बेचारे पूरे कश्मीर में बदनाम हो जाते हैं फिर हम उनके घर जाते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं उनके घर वालों के साथ, उनके साथ, और लोगों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ और प्लीज़ इनकी वीडियोस वायरल मत करो, इनकी वीडियोस वायरल मत करो, जितना हो सके उतना हमारी वीडियो को शेयर करो, मगर इनकी वीडियोस वायरल मत करो, इन बेचारों को ज़िंदगी चैन से जीने दो, सुकून से जीने दो। हमेशा हमारा जो होता है हमारा यही मोटिव होता है और हमेशा यही हम मोटिव रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अभी कहना चाहूँगा वो ये है कि हमने हमेशा सच का साथ दिया है और सच का साथ ही देते रहेंगे, और उस हमको बोलने दीजिए ना, आप इनको सच से हमेशा प्रॉब्लम है, ये बंदा झूठ पे, अभी मैं आप पे भी आऊँगा, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा, तो हम हमेशा सच का साथ ही देते और हमेशा सच के ही साथ देंगे हम। और उसी वजह से मैंने 6 महीने में अपने लिए एक पल्सर खरीद ली। तो आदम से मैं आप सवाल एक पूछना चाहूँगा। सवाल मैं आपसे जी ज़रूर ज़रूर। मुझे बताइए, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है जैसे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड पर जो भी रिपोर्टिंग होती है, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों में जंप क्यों है? रातों रात आप टॉप रिपोर्टर क्यों बनना चाहते हैं? ठहराव के साथ क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जंप नहीं देंगे तो शायद हमें कोई पहचानेगा भी नहीं, इसीलिए हम जो है हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जो यूनिक है। मतलब छलांग लगाने से दाबते लगा तिम लगे तिम लगे मोबरे ब्रोट कुन तो लगे नहीं, तो कोच आए जल मगर मुझे मानान कि मानो तो नहीं कि करो क्या। तो उसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि वो चीज़ मुझे एक बात बताइए, आपने भाई आई थिंक 20-30 इयर्स ऑफ करियर, तब जाके आज आप उस काबिल हुए कि गाड़ी ले पाए, एंड ये बंदे 6 महीने से इतनी ऑनेस्टली रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पल्सर ने 6 महीने में ले ली। ये देखिए फिर से सच को टोक रहे हैं। 6 महीने में पार्सल नहीं ली, मैंने 4 महीने में ली है। अच्छा ये मत ऑडियंस को झूठ मत बोलिए आप। तो अगले 6 महीने में क्या BMW लेने वाले? नहीं, मेरे को क्रेटा खरीदनी है। तो मैं आपसे मैं जो बात कर रहा था अभी वो मैं आपसे कहना चाहूँगा बात कि हमारा जो है हमेशा हम सच की तलाश में रहते हैं, इसीलिए जब हम देखते हैं रास्ते में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम वो उसका फ़ोटो खींचते हैं, फिर हम उसका एक अच्छा सा थंबनेल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि 2 आदमियों की मारपीट में एक मारा गया। फिर मरता तो कोई है नहीं, लेकिन हम फिर भी रिपोर्टिंग बना लेते हैं, उससे हमारी चैनल पे जो है अच्छी खासी रीच आ जाती है। और जैसा कि आपने हमेशा से कश्मीर में जो है
ट्रेंड सेट किया है हमारी क्या कहते हैं इसको, जर्नलिज्म का। तो उसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहूँगा अपनी तरफ से। ना ये है तो ये सर, ये पगबादा डिजाइन की तरफ से आपके लिए केसर है। तो सर इनके पास शॉल्स, ड्राई फ्रूट्स और हर तरीके की पेपरमेशी अवेलेबल है। केसर भी है, एक क्वालिटी की चीजें आपको इनके पास मिलेगी। इनसे तो नहीं ले रहे हो इसके बाद? नहीं, इन लोगों ने बस केसर दिया, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं दे रहे हैं मुझे। तो ना, मैं जाते जाते बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वो ये कि आपका सफ़र तुहद सफ़र रूद हमेशा पजरस पे, तो ब्रोह कुन तो गस रोजन पजरस पे। तो वह अगर अस ती करो तो तेल खो अस बत। तो कर कैमरा बंद, फोनस मकले मेमोरी। ग्रॉसरी यूजुअली इंसान डिलीवर नहीं करती है, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? ग्रॉसरी इंसान डिलीवर नहीं करती, मगर घर से पे डिलीवरी में वापस इवन तैसे पहुंचे मिलती है 30 मिनट्स में 30 मिनट्स में बिल्कुल या पड़ा बने जिम के 30 मिनटन में वातनावा फिर ते क्या ओरिजिनल के लागू 30 मिनटन में वातनावा 30 मिनट में ओरिजिनल घंटे में वातनावा 1 घंटे में वातनावा को जल्दी से वातनावा। चलो ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। हमारे पास आपके पास है आ बाया ना बाया। सो अगर आपने किया है आप मुझे आ बाया दिखा सकते हैं, अगर आपने नहीं किया होगा आप मुझे ना बाया दिखा सकते हैं। आ बाया ना बाया। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपको कभी किसी को खुश करने के चक्कर में कभी स्टोरी की है किसी की? हाँ भाई, यस। ओके ओके, कभी किसी के लिए रोया है? अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, वो मुझे पता है, वो मैंने देखा है। उनके बगैर किसी के लिए रोया है? मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और रायन इंटरनेशनल में पढ़ती थी, और बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे से जो है मजाक कर रही थी, और मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था उस टाइम, तो मैंने बहुत रोया था। बचपन की याद है, यूजुअली सब होता भी है। एंड तब जाके जब इंसान मैच्योर होता है फिर इंसान इन चीजों पे हंसता है कि क्या हो रहा था तब ऑनेस्टली। बट कहीं ना कहीं लर्न करने के लिए वो भी कभी हद से ज्यादा खाया है, ओवर ईटिंग किया है कभी? नेवर ना भाई। तभी तो मैं इतना टेस्टी फूड कभी नहीं मिला है। टेस्टी फूड मिला है, या आपकी भी अच्छा खाना नहीं बनाती है? नहीं, वो बहुत अच्छा खाना। लेट्स टेक इट दैट वे। बहुत अच्छा खाना। ओके, कभी ब्रेकफास्ट पे डिनर का काम चलाया है? कितने बिजी लगे कि ब्रेकफास्ट पे सारा दिन निकाला? ना भाई। हाँ, आई थिंक यूजुअली होता है कि जब निकल गए तो फिर भूल जाते हैं। ओके, कभी दरख्त पे चढ़े आप? ट्री पे? हाँ बिल्कुल चढ़ा था, बिल्कुल चढ़ा था। एक बारी हम लोग केरला में रहते थे, मेरे डैड उन दिनों असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन थे, और वहाँ पर हमने सुना था वेरिकी चक्का, जिसे जैक फ्रूट बोला जाता है। ओके। और मैंने वो देखा था कि वहाँ, अगर आपको पता होगा, साउथ में मैक्सिमम लोग नारियल चढ़ाने वो तोड़ने के लिए चढ़ते हैं। तो हमारा एक वहाँ पर डैड का कलीग था, वीनू था उसका नाम, तो मैंने उसको बोला मैं भी चढ़ूंगा तुम्हारे साथ पेड़ पे। तो उसने वो मेरे टांगों में रस्सी बांध दी और फिर मैं उसको पकड़ के थोड़ा सा वो तोड़ने के लिए। आज क्या प्लान है, चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते? बिल्कुल चढ़ सकता हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, कभी गलत न्यूज़ पढ़ी है? न्यूज़ मैंने कभी गलत नहीं पढ़ी, ना पाया, दैट्स वेरी फैक्ट। क्योंकि मैं हमेशा, मैंने जैसे कहा ना आपको कि एक चीज़, एक लेवल को मेंटेन करना, वो ऑलरेडी मेरे घर की तरफ था, क्योंकि मुझे घर जाना था शाम को। मेरे ग्रैंडफादर का बैकग्राउंड है, मेरे डैड का बैकग्राउंड है, मैं क्या जवाब दूंगा? वो कहेंगे हमारा नाम। यूजुअली क्या होता है कि पिछले लिंक ही खराब आई होती है, तो इन पढ़ लिया, रिकॉर्ड हो गया, फिर पता चला कि यार ये तो था ही नहीं। एंड यूजुअली आई थिंक अगर मैं गलतियों की बात करूं, आई थिंक सबसे वायरल हमारा एक एंकर जिनकी बहुत सारी गलतियां वायरल हुई थी फेसबुक पे। एब्सोल्युटली, यस। ओके, कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं। यस, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखिए, ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक स्टाइल है। ओके, कभी हैव यू एवर शाउटेड इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स? यस, कर लेता है इंसान यूजुअली। मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा मेरा लगाव था। जब वो बीमार हो गई थी तो एक बारी मैंने, अल्लाह ताला बचाए, मैं बार बार इस चीज़ को लेकर कन्फेस करता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ, खुदा को बोलता हूँ कि मुझे बख्शना, क्योंकि मैंने एक बारी अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा शाउटली बात की थी, और ये था कि मुझे लग रहा था कि शायद उस वक्त मेरे डैड मॉम को ट्रीट नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे, तो वो एक रीज़न था जिसमें मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा बीमार थी लास्ट स्टेज पे। ओके, pretending to be asleep जब आप थे नहीं? No, never. Okay, pretending to be sick स्कूल न जाने के लिए? सिक नहीं, मैं एनर्जेटिक था, क्योंकि मैं हमेशा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्पोर्ट्स
को लेकर काफी ज्यादा मुझे पसंद था। बीमार हूं यार, मुझे ये नहीं लगता था। हाँ, बंक मैं मारता था जरूर, कभी कभी बंक मारता। स्कूल निकलने के टाइम कभी मूवी देखने चला गया, कभी कनॉट प्लेस घूम रहा हूँ, कभी पीवीआर जा रहा हूँ, ये चीजें थी। बाकी ये बीमार शिमार का कोई वो मैंने कभी नाटक नहीं किया। सिंस आप दिल्ली में ज्यादा रहे यूजुअली, अब कल्चर वहाँ पे दिल्ली बॉम्बे, मेरी स्कूलिंग दोनों बॉम्बे। तो कभी आप गए ना कि नाइट वर्क के लिए किसी दोस्त के घर जाना है, पापा को कुछ और बोल दिया? बिल्कुल बिल्कुल। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच आज का जो इरफान खान जो मैच्योर है कितना मिस करता है अपने बचपन को? वारिया, हाँ भाई वारिया ज्यादा। देखिए मेरे बचपन में कई सारी चीजें गुजरी हैं राजा यादव। एक तो हो गया आज का बचपन, ये सिर्फ फोन से जुड़ा हुआ है। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास गैजेट्स है, बच्चे इसी के साथ बिजी हैं। मेरे बचपन में कई सारी चीजें जुड़ी थी, स्पोर्ट्स भी था, एंटरटेनमेंट भी था, फूड कोर्ट्स घूमना, ये करना वो करना, सेलिब्रेशंस, बर्थडे पार्टीज। और उसमें वो ये चीज़ें नहीं थी, उसमें उस टाइम हमें नहीं पता था। मुझे खुद भी याद है कि इट वाज 1999 और 2000 जब मोबाइल फ़ोन आया था। और तब तक हम लोग जो तो 10th क्लास में पहुंच गए थे। तब तक हमारे ये बचपन की एक्टिविटीज मुझे आज सजलूंग याद है। मुझे आज भी याद है कि लकड़ कौन सी लकड़ मांगे, हट्टी वगैरह खेलते थे, चढ़वर एसेस बनावान। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि जब हम कलेक्ट करते थे वो क्या, फिर खाना वाना बना के वो तैयारी करना और चूर कर, एग्जैक्टली थ्रू कर, ये एक्टिविटीज मुझे आज भी याद है। और अपने बचपन को मैं बहुत मिस करता हूँ। मैंने अपने बचपन में एक चीज भी देखी कि ऐसे जंग तारस गिना, यानी साइकिल पे आपने कभी वो लगा दी या कभी आपने वो पकड़ा हाथ में, सो लकड़ी पकड़ी और उसके बाद उसको व्हील को चलाना, पेड़ों पर चढ़ना, नाशपाती खाना, यहाँ से स्नान करने का सान, उसके बाद वो मड लगाना, आज को मसाज, आज को क्या था। This is really, ये बोल नहीं सकते। Definitely, I think आज आपने मुझे मेरा बचपन याद दिलाया। Important thing, स्नान के इस तापस से हम वापस पता चला बिल्कुल ताप। Exactly। मुझे समझ नहीं आया आज के टाइम में हम बोलते हैं सन बाथ। हाँ exactly। मुझे आज तक समझ नहीं आया था कि हम वो करते हैं क्योंकि बचपन में पता भी नहीं था actually। Exactly। So I think thank you so much for the session। I think this was a beautiful session and I can see आपका order भी आ चुका है। So here is your order। हाँ, क्या बात है। Thank you so much for being on the 30 मिनट्स में। हाँ यार, आ तो गया पूरा। Oh, and हमारे पास आपके मोमेंटोज है। One is from the Max Career Consultancy and the second is by the Grocery। Thank you so much for being on the show and आप सब भी thank you so much for watching and आप हमेशा हमें इतना प्यार करते हैं, अपना मोबाइल फोन लिए हमें देखते रहते हैं। जाते एक चीज राजा आदम मैं कहना चाहूँगा, गाइस मेरे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10,000 से ज़्यादा आज तक मैंने किए हैं। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग अगर देखेंगे, एक प्रोग्राम जो था उसमें मैंने तकरीबन 3,000 एपिसोड्स कंप्लीट किए थे, जो कि छोटी सी बात नहीं है। मगर यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगा और मुझे ये चीज़ ज़रूर लगी कि क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है और किसी चीज़ को छोटे से नहीं बड़े पैमाने पर लाना, इसकी कदर कीमत होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो टीम यहाँ पर बैठी है, जिस तरीके से ये शो मैनेज कर रही है, मुझे आज भी याद है कि हम कहते हैं ना कि सुभाष गाय को देखें या बड़े बड़े डायरेक्टर्स को देखें, लाइटिंग अगर देखनी है तो गुरु दत्त को देखें। मगर आप यकीन करेंगे एक छोटे से इस कैनवस में एक बड़े फ्रेम को सेट करना, इस प्रोडक्शन को आगे लाना, सोशल मीडिया का जोर ज़रूर है, मगर जब तक अपनी बाजुओं में दम नहीं है तब तक ये शो जो है अधूरा है। और इस टीम के लिए मैं सबसे बड़ा ये कहना चाहूँगा कि शाह खुबा जाने जाना आफरीन सदाफरीन, गुलसिता के गुल बदामा आफरीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस एंड आई थिंक इतनी अप्रिसिएशन आपसे मिलती है, लोगों से मिलती है। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और ब्यूटीफुल ब्रिलियंट गेस्ट के साथ। तब तक कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप विनिंग आवर फैन बॉक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक कपड़ा ऐसे आप छू के देखिए, अच्छा है, फैशन फिएस्टा से खरीदा, फोटो एक लेना, ले फोटो, बिल्कुल फोटो सर, बहुत अच्छा फैशन फिएस्टा। आप अपलोड करोगे, आप उनसे पैसे लोगे? अच्छा उम्र में कि मेरे साथ आदम के शो पे हाथापाई गाली गलौज तक आ गई, जानिए।